वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टार आइकॉनिक एजुकेशन चैनल पर हम आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम आपके बीच फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको कूलाम के नियम और कूलाम के नियम की विस्तृत जानकारी देंगे। तो सेशन शुरू करने से पहले हम आपसे कहना चाहते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि हमारे हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और वीडियो को अंत तक देखें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। एक बात और कहना चाहते हैं कि सेशन शुरू होने से पहले आप कॉपी और कलम लेकर बैठें, जिससे कि आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो जानकारी मिलती है, उसे आप नोट कर सकें। तो आइए चलते हैं टॉपिक की ओर। तो आज हम पढ़ेंगे कूलाम्स लॉ। कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। चलिए इस टॉपिक पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। प्रयोगों के आधार पर देखा गया कि दो वैद्युत आवेशों के बीच एक विशेष प्रकार का पारस्परिक बल कार्य करता है। प्रयोगों के आधार पर क्या देखा गया? दो वैद्युत आवेशों के बीच एक विशेष प्रकार का पारस्परिक बल कार्य करता है। अब यह पारस्परिक बल क्या होता है तो ध्यान दीजिएगा। पारस्परिक का मतलब है एक दूसरे के द्वारा एक दूसरे पर मतलब देखा गया कि दो वैद्युत आवेश एक दूसरे पर एक दूसरे के द्वारा एक विशेष प्रकार का बल लगाते हैं, और उसे कहा गया वैद्युत बल। क्या कहा गया? वैद्युत बल, अर्थात इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स वैद्युत बल कहा गया। और बताया गया कि यह वैद्युत बल मुख्यतः दो प्रकार का होता है। यदि आवेशों की प्रकृति एक जैसी होगी तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और यदि आवेशों की प्रकृति समान हो विपरीत होगी तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अब आवेशों की प्रकृति से आप क्या समझते हैं? यदि इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो हमने अपने फर्स्ट पार्ट में इसके बारे में बताया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं, जिसमें आपको आवेश के बारे में पूरी डिटेल्स मिलेगी। तो चलिए क्या देखा गया कि दो वैद्युत आवेशों के बीच एक विशेष प्रकार का पारस्परिक बल कार्य करता है, जिसे नाम दिया गया वैद्युत बल, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स। और ये कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। या तो ये आकर्षण बल हो सकता है या फिर ये प्रतिकर्षण बल हो सकता है। आकर्षण बल तब होगा जब आवेशों की प्रकृति विपरीत होगी, और प्रतिकर्षण बल तब होगा जब आवेशों की प्रकृति समान होगी। तो चलिए आगे देखिएगा। समय बीता 1785 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम। क्या नाम था? वैज्ञानिक चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम, जिन्होंने सर्वप्रथम दो वैद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को ज्ञात करने का नियम दिया, जिसे कूलाम के नियम के नाम से जाना जाता है। जिसके आधार पर उन्होंने बताया कि दो वैद्युत आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों
आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये रहा कूलाम का नियम। वैज्ञानिक कूलाम के द्वारा कब नियम दिया गया था? 1785 ईस्वी में। 1785 ईस्वी में एक नियम दिया गया जिसके द्वारा दो वैद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल का अध्ययन किया जा सकता है। और वो नियम था, दो वैद्युत आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसके आधार पर यदि दो आवेश क्रमशः Q1 व Q2 हो और उनके बीच की दूरी स्मॉल r हो, तो हम क्या कह सकते हैं? हम कूलाम के अनुसार क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2, मतलब दो आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरा कथन उनका है, दूसरा सेंटेंस बताता है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब कि F इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। मतलब ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, यदि इन दोनों समीकरणों को एक दूसरे के साथ मिलाया जाए तो हम कह सकते हैं कि कैपिटल F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन r²। अब देखिए इसके बाद क्या है, आपको पता होगा या फिर आप यहां समझिएगा कि ये अनुक्रमानुपाती चिन्ह जब हटता है तो यहां दो नए चिन्ह आते हैं और इसको लिखा जाएगा F इक्वल टू स्मॉल k इंटू Q1 Q2 अपॉन r²। तो ये रहा कूलाम के नियम का एक रूप, कैपिटल F इक्वल टू स्मॉल k इंटू Q1 Q2 अपॉन r²। अब अगर आपसे कहा जाए कि स्मॉल k क्या है तो आप बता सकते हैं, जहां स्मॉल k अनुक्रमानुपाती नियतांक है। अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसे क्या कहते हैं? जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट मतलब स्थिर वैद्युत बल नियतांक। ध्यान देंगे आप, आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। तो स्मॉल के अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसे स्थिर वैद्युत बल नियतांक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कहते हैं। अब आगे देखिएगा, एक चीज हम आपको बताएं, नोट पॉइंट याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्मॉल के का मान
मात्रकों की पद्धति और आवेशों के बीच के माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसको आप ध्यान देंगे, स्मॉल के का मान मात्रकों की पद्धति और आवेशों के बीच के माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। और इसी के आधार पर हम आपको बताना चाहेंगे कि एसआई मात्रक में या एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में स्मॉल के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल के होता है। याद रखिएगा, एसआई पद्धति में कैपिटल के इक्वल टू स्मॉल के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल के। अब आगे देखिएगा, आपको यहाँ दो नए कांस्टेंट दिख रहे हैं। एक तो एप्सिलॉन नॉट जो कि नया कांस्टेंट है, एक कैपिटल के ये भी नया कांस्टेंट है। पाई तो आप जानते ही होंगे, पाई का मान 3.14 गणना में रखा जाएगा। तो पाई के बारे में आपको भली भांति पता है। आपको एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल के यहाँ क्या है इनके बारे में अगर जानना है तो हम कह सकते हैं, जहां एप्सिलॉन नॉट, इसको एप्सिलॉन 0 भी पढ़ा जाता है, ध्यान दीजिएगा। एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं? एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है। निर्वात की विद्युतशीलता या निर्वात की विद्युतशीलता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। निर्वात की विद्युतशीलता। और कैपिटल के क्या है? यदि आपसे पूछ लिया जाए कैपिटल के किसे कहते हैं, तो कैपिटल के माध्यम का परावैद्युतांक है। कैपिटल के माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, माध्यम का परावैद्युतांक। अब आपसे एक चीज हम बताना चाहते हैं कि कैपिटल के जो कि माध्यम का परावैद्युतांक है, इसका वर्क क्या है। जब ये कैपिटल के मतलब किसी दो आवेशों के बीच में रखा जाता है या समझा जाता है, तो इसका मुख्य योगदान ये होता है कि दो वैद्युत आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल की तीव्रता या प्रभाव को कम कर देता है। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। एक चीज आपको और बताना चाहेंगे हम कि कैपिटल के इक्वल टू होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कैपिटल के इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब एक कांस्टेंट आपके पास और आ गया, ये एप्सिलॉन क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, जहां एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता है, मतलब जिस माध्यम में दो आवेश रखे गए होंगे या जिस माध्यम में दोनों आवेशों को माना जाएगा, उन दोनों आवेशों के बीच जो माध्यम है उसकी विद्युतशीलता को हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। एक इंपॉर्टेंट बात आपको हम बताएं, ध्यान दीजिएगा, कैपिटल के मान, ध्यान दीजिएगा, कैपिटल के मान, तो निर्वात या वायु के लिए कैपिटल के इक्वल टू 1 माना जाता है या होता है।
परंतु परंतु अन्य माध्यमों के लिए कैपिटल के इज ग्रेटर देन 1, मतलब अन्य माध्यमों के लिए कैपिटल के का मान 1 से सदैव बड़ा होता है। एक चीज हम आपको बताएंगे, हमारे साइंस में अक्सर कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि जल का कैपिटल के मतलब जल का परावैद्युतांक कितना होता है, तो जल का परावैद्युतांक 81 होता है। याद रखिएगा, देखिए यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट मतलब इन दोनों का जो रेशियो है वो कैपिटल के है। तो हम यहां से कह सकते हैं दो समान मात्रकों का अनुपात दिया जा रहा है। यदि दो समान मात्रकों के अनुपात से एक तीसरा मान हमको प्राप्त हो रहा है तो हम कह सकते हैं उस तीसरे मान का कोई मात्रक नहीं होगा, कोई विमा नहीं होगी। अर्थात हम लिख सकते हैं कैपिटल के की कोई विमा नहीं होती है। याद रखिएगा, कैपिटल के की कोई विमा नहीं होती है। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। यदि इन सभी चीजों को हम ध्यान से समझ रहे हैं तो हम आगे ये कह सकते हैं कि कैपिटल एफ इक्वल टू स्मॉल के इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर जो हमें मिला है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कैपिटल एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। यदि आप नोट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हम हट जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम आगे इसके आगे की बात बताते हैं। तो अभी आपको हमने बताया कि स्मॉल के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल के। अब अगर आप इसको न्यूटन्स लॉ में एडजस्ट करते हैं तो आपको मिलता है कैपिटल एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल के इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये रहा एक मुख्य गणितीय रूप कूलाम्स नियम का, मतलब कूलाम के नियम का एक गणितीय रूप है। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के और इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब अगर हम ये मान लें कि कैपिटल के मतलब जो माध्यम का परावैद्युतांक है उसका मान 1 रखा जाए वायु या निर्वात के लिए, तो हम कह सकते हैं कैपिटल F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। एक चीज हमने आपको नहीं बताया, आप ध्यान दीजिएगा कि गणनाओं में एप्सिलॉन नॉट का मान रखा जाता है। अब ये कांस्टेंट है, हमने आपको बताया, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है उसके लिए हम लिख सकते हैं, देखिए 8.85 4187 817 गुणे 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। लेकिन मुख्यतः गणनाओं में केवल हम यूज करते हैं 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट का मान है, तो इसको याद रखेंगे आप। ओके, आगे चलिए, अगर हम देखें कि हमें जो कूलाम्स लॉ में ये कांस्टेंट मिला है स्मॉल के इक्वल टू इतना, यदि हमें इसका मान ज्ञात करना हो तो हम क्या कर सकते हैं। आगे चलेंगे, हमारी अगली टॉपिक बन जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल के का मान निर्वात के लिए अगर ज्ञात किया जाए। देखिए हमने आपको यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया था कि ये जो आपको कांस्टेंट मिला है स्मॉल के रूप में, इस कांस्टेंट की वैल्यू
मात्रकों की पद्धति और दो आवेशों के बीच के माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, तो हम निर्वात के लिए हल करते हैं। निर्वात के लिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल के इक्वल टू, यदि हम मानते हैं तो लिख सकते हैं 1/4 का मान 4 इंटू पाई का मान 3.14 3.14 गुणे एप्सिलॉन नॉट का मान रख सकते हैं हम 8.854 गुणे 10⁻⁻12 और कैपिटल के का मान निर्वात के लिए बताया गया 1 होता है। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू प्राप्त होती है नियर अबाउट 9.0 इंटू 10 पावर कितना 9, और इसका मात्रक क्या बनेगा, इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अर्थात जब भी आपको इस सूत्र का उपयोग करना हो, इसके आधार पर कोई गणना करनी हो, तो आपको 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल के निर्वात के लिए या वायु के लिए 9.0 गुणे 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर रख सकते हैं। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। तो चलिए हम इसके आधार पर, मतलब इस सूत्र पर एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, एक सवाल लगाते हैं और देखते हैं किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को। तो ये रहा हमारा एक एग्जाम्पल, हम आपके सामने रखते हैं। एग्जाम्पल है 5 कूलम व 7 कूलम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 3 मीटर है। इन आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। तो ये रहा हमारा एक क्वेश्चन। 5 कूलम व 7 कूलम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 3 मीटर है। इन आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। अब अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आता है और आपके क्वेश्चन में जो बात कही गई है वो वैद्युत बल ज्ञात करने की बात कही गई है, यदि आप वैद्युत बल ज्ञात करना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि दो आवेशों के बीच वैद्युत बल ज्ञात करने का नियम वैज्ञानिक कूलॉम ने दिया है और उनके नियम के आधार पर हमको फार्मूला मिला है F = 1/4 इंटू Q1 Q2/R²। तो हम देखिए क्या क्या इसमें पा रहे हैं उसको लिख सकते हैं, बाय स्टेप लिख सकते हैं। दिया है मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको क्या क्या मिल रहा है। दिया है Q1 = 5 कूलम, Q2 = क्या मिल रहा है आपको 7 कूलम। आगे देखिएगा हम लिख सकते हैं स्मॉल r = 3 मीटर। ये चीजें आपको मिल गई। आप लिख सकते हैं कैपिटल F = क्वेश्चन मार्क। अब आपके दिमाग में बात आई कि हमको दो आवेशों के बीच लगने वाला बल ज्ञात करना है, तो हम यूज करेंगे सूत्र F = 1/4 इंटू Q1 Q2/R²। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने कैपिटल K नहीं लिखा और क्वेश्चन में इस प्रकार की कोई बात नहीं कही गई है माध्यम के लिए। मतलब दो आवेशों के बीच अगर कोई विशेष माध्यम कंफर्म नहीं दिया गया है तो हम उस क्वेश्चन को निर्वात या वायु के रूप में रखकर हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा अगर हम निर्वात या वायु मानते हैं तो कैपिटल K का मान 1 रखा जाएगा। तो आपका जो फार्मूला मिलेगा वो F = 1/4 इंटू Q1 Q2/R² मिल जाएगा। अब अगर आप इसको हल करते हैं तो इस सूत्र से
F इक्वल टू इसका मान अभी अभी आपको मिला 9.0 गुणे 10 की घात 9, ये लिख सकते हैं 9 गुणे 10 की घात 9, ऐसा भी लिख सकते हैं। और ऊपर देखिए Q1 Q2, Q1 की वैल्यू है 5 और Q2 की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन ये आर स्क्वायर मतलब आर की वैल्यू 3 है तो 3 स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप और सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू ये देखिए 5 सत्ते 35 गुणे 10 की घात ये हो सकता है 3 का 9, ये 9 से 9 कट जाएगा और आपको मिलेगा 35 गुणे 10 की घात 9। अब ये देखिए फोर्स ज्ञात कर रहे हैं आप तो इसका मात्रक होता है न्यूटन, तो मात्रक न्यूटन है। अगर आप इसको और भी सुधार रूप में लिखना चाहते हैं और अच्छे रूप में लिखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं 3.5 गुणे 10 की घात 9 की जगह पे हो जाएगा 10, ये हो गया आपका न्यूटन। तो ये देखिएगा ये रूल है आवेश के स्थानांतरण से संबंधित, मतलब कि जब आवेश क्या नाम है दशमलव के स्थानांतरण से संबंधित है। जब दशमलव एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाता है तो वो कैसा प्रभाव डालता है, इसके लिए हमने आपको बेसिक फिजिक्स के पार्ट 2 में बताया है। यदि आप नहीं देखे हैं या दशमलव का स्थानांतरण कैसे होता है इसके बारे में विशेष जानकारी नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपको बेसिक फिजिक्स पार्ट 2 की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप इसके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये रहा आपका आंसर जो कि मिल गया 3.5 गुणे 10 की घात 10। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बड़े अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए आगे हम देखते हैं हमारा अगला टॉपिक। हमारा अगला टॉपिक है कूलाम के नियम का सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। कूलाम के नियम का सदिश रूप, ये कंपटीशन के दृष्टि से, बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगी और इससे पहले भी जो बताई गई वो भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके बाद हम जो अब बताने जा रहे हैं ये पीछे वाले टॉपिक से रिलेटिव ही है। तो हमने कूलाम का नियम पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे कूलाम के नियम का सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। तो चलिए देखिए ये रहा हमारा अगला टॉपिक, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। मतलब कूलाम के नियम का सदिश रूप, कूलाम के नियम का सदिश रूप। तो कूलाम के नियम का सदिश रूप कैसे कैसे हम समझेंगे, इसको जानने के लिए चलिए ध्यान दीजिए हम क्या करते हैं। हम मानते हैं कि माना दो आवेश क्रमशः प्लस Q1 व प्लस Q2 हैं और उनके बीच की दूरी स्मॉल r है। दो आवेश क्रमशः प्लस Q1 व प्लस Q2 हैं और उनके बीच की दूरी स्मॉल r है। अब देखिए हम क्या करते हैं, हम मानते हैं इनको इस प्रकार से एडजस्ट किया गया। ये देखिएगा एक पॉइंट यहाँ हम इसको मान लेते हैं ये है प्लस Q1 और एक पॉइंट यहाँ मान लेते हैं ये है आपका प्लस Q2। अब इनके बीच की जो दूरी है उसको हमने कितना माना है, बीच की दूरी को हमने स्मॉल r माना है। अब हम निरूपित करेंगे वेक्टर, मतलब सदिश व्यक्त करेंगे। आपको पता होगा हम फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो फोर्स के बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो हमें पता है कि जो फोर्स है
ये वेक्टर है, मतलब सदिश है। सदिश का मतलब होता है जिस राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी बहुत ही अत्यधिक आवश्यकता हो, मतलब बिना दिशा के उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसी को हम सदिश राशि कहते हैं। तो अगर आपको समझाएं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम मानते हैं, सपोज दैट आप ध्यान दीजिएगा, जैसे ये बोर्ड जिस दीवार पर लगा हुआ है, हम मानते हैं कि इस दीवार को हम पीछे की तरफ गिराना चाहते हैं। अब दीवार को अगर पीछे की तरफ गिराना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमें इसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप फोर्स लगा रहे हैं तो उसकी दिशा कैसी होगी, उसको ध्यान दीजिए। आपको क्या करना है, दीवार गिराना है, किस तरफ गिराना है, पीछे की तरफ गिराना है। अगर पीछे की तरफ गिराना है तो या तो आप इसको आगे से धक्का दे दीजिए या तो आप पीछे से खींच लीजिए। तो देखिए आपने क्या देखा कि यदि आपने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो या तो आपने धक्का दिया या तो आपने पीछे से खींचा। तो जहां भी आपको दिखा, आपने क्या देखा कि बल हमेशा पीछे की तरफ ही मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि हम अगर इसको पीछे की तरफ गिराना चाहते हैं आगे की तरफ खींच लें, ऐसा संभव नहीं है। या फिर हम कहते हैं कि हम इसको पीछे की तरफ गिराना चाहते हैं और पीछे से इसको धक्का दे दें। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि फोर्स एक सदिश राशि है जिसके लिए एक डायरेक्शन, एक विशेष दिशा होती है। तो चलिए, ये प्लस Q1 और ये प्लस Q2 दो आवेश हैं, और दो आवेश कैसे हैं, धनात्मक हैं। तो इसका मतलब हुआ इनके बीच लगने वाला जो बल होगा वो प्रतिकर्षण बल होगा। ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, रिट्रैक्टिव करेंगे। तो चलिए देखिए क्या है, अगर हम मानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर बल लगाते हैं और इनके सदिश खींचे जाएं, तो एक सदिश देखिए इसका बाहर की तरफ होगा और इसका भी सदिश बाहर की तरफ ही होगा। अब इसको ध्यान से समझिएगा कि सदिश बाहर की तरफ क्यों खींचे गए, क्योंकि एक दूसरे को ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने का मतलब ये बाहर की तरफ भागेंगे, अंदर की तरफ नहीं आएंगे। तो इसका मतलब इनके बल की जो दिशाएं हैं वो बाहर की तरफ हैं। तो अगर हम कहें कि इस बल के लिए अगर आप कोई संकेत लिखना चाहते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं वेक्टर F12। इसको हमने 1 मान लिया, इसको हमने 2 मान लिया, तो वेक्टर F12, 12 का मतलब क्या हुआ। अगर हम कहें कि 12 का मतलब क्या है तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वेक्टर F12 इक्वल टू हम कह सकते हैं दूसरे के द्वारा पहले पर लगने वाला बल। दूसरे के द्वारा पहले पर लगने वाला बल मतलब कि Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाला बल। ये रही बात। अब आगे देखिएगा, अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं वेक्टर F21। इसका मतलब क्या होगा, हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर F21 इक्वल टू, इसे हम कह सकते हैं Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाला बल। तो ये हमने आपको डिफाइन कर दिया। और दिशाएं बाहर की तरफ हैं, और बाहर की तरफ क्यों हैं, क्योंकि ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। प्रतिकर्षित करने का मतलब एक दूसरे को बाहर की तरफ धक्का दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि फोर्स की जो दिशा होगी वो बाहर की तरफ ही होगी। एक चीज और, इनकी जो सदिश स्थितियां हैं यदि उनको दिखाना चाहें हम तो हम लिख सकते हैं ये स्मॉल r कैप कितना हो जाएगा 1 2, स्मॉल r कैप 1 2। इसका मतलब है Q1 से Q2 की ओर एकांक सदिश। इसको हम लिख सकते हैं स्मॉल r कैप 1 2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर R12 अपान R। शायद आपको ये पता होगा, आपने 11th में पढ़ा होगा एकांक सदिश कैसे ज्ञात करते हैं। तो एकांक सदिश आपको हम एक बार याद दिला देते हैं। यदि वेक्टर A का हमको एकांक सदिश प्राप्त करना है, दिख नहीं रहा होगा आपको, यहाँ देखिए, यदि वेक्टर A का एकांक सदिश आपको प्राप्त करना है, कह दिया जाए वेक्टर A का एकांक सदिश बताइए। तो एकांक सदिश के लिए यदि आप लिखना चाहते हैं तो लिखा जाएगा A कैप
इक्वल टू वेक्टर ए अपान मॉड ऑफ वेक्टर ए। मतलब किसी भी वेक्टर का एकांक सदिश ज्ञात करने के लिए उसका सदिश रूप और उसके सदिश के परिमाण का अनुपात होता है। तो उसी प्रकार से हम लिख सकते हैं स्मॉल आर कैप 1 2 इक्वल टू वेक्टर स्मॉल आर 1 2 अपॉन स्मॉल आर, यदि परिमाण स्मॉल आर है तो। अब ये देखिए यहाँ पर अगर लिखा जाए तो ये क्या है, इसको हम क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे Q1 से Q2 की ओर, Q1 से Q2 की ओर या Q2 की दिशा में, Q2 की दिशा में एकांक सदिश। और इसी प्रकार से हम इसके लिए भी डिनोट कर सकते हैं। तो इसके लिए कैसे लिखा जाएगा, इसकी दिशा इधर की तरफ बनेगी और इसे हम लिख सकते हैं स्मॉल आर कैप 2 1, और इसका मतलब भी वही हो जाएगा अगर आप समझें तो। ये 2 1 क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे वेक्टर स्मॉल r 2 1 अपान स्मॉल r। और इसमें क्या माना जाएगा, इसमें माना जाएगा Q2 से Q1 की दिशा में एकांक सदिश। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए ध्यान दीजिए, इतनी चीज आपको समझ में आ गई है। अब अगर आप इसका रूप लिखना चाहते हैं, इसको व्यक्त करना चाहते हैं, कैसे इसको लिखा जाएगा और कैसे इसको डिफाइन किया जाएगा, तो ये रहा आपका एक फिगर के द्वारा पूरा चित्रण। जैसे इसमें एक बार हम आपको फिर से रिपीट कर देते हैं कि क्या है, हम वेक्टर फॉर्म देख रहे हैं कूलाम के नियम का, और हमने माना है कि हमारे पास दो आवेश थे, धन आवेश प्लस Q1 व प्लस Q2, और उनके बीच की दूरी स्मॉल r है। तो हमने इनको इस प्रकार से दिखा दिया, हमने माना कि वो दोनों आवेश स्मॉल r दूरी पर इस प्रकार से स्थित है। अब हम सदिश पढ़ रहे हैं, तो भैया सदिश पढ़ने का मतलब होता है कि जब तक उनका हमको डायरेक्शन पता नहीं होगा, जब तक उसकी दिशा नहीं पता होगी, उसके वेक्टर की दिशा नहीं पता होगी, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने वेक्टर को समझा कि इनके ऊपर जो लगने वाला बल है उसकी दिशा कैसी होगी। तो ये प्रतिकर्षित करते हैं एक दूसरे को, इसलिए उनकी दिशा बाहर की तरफ होती है, और बाहर की तरफ होती है तो ये हमने लिख दिया वेक्टर F12 और वेक्टर F21, जिसके बारे में हमने बताया 12 का मतलब Q2 द्वारा Q1 पर, और 21 का मतलब है Q1 के द्वारा Q2 पर, और उनके बीच की स्थिति के लिए भी आपने वेक्टर देखा। अब अगर आपसे कह दिया जाए कि अब हम कैसे इसको डिनोट करेंगे, मतलब अब देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं सदिश रूप, कूलाम बल का सदिश रूप यदि आप लिखना चाहते हैं, यहाँ लिखा जाएगा वेक्टर F21 इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान r स्क्वायर इंटू हो जाएगा स्मॉल r कैप 1 2। और दूसरा हम लिख सकते हैं वेक्टर F12, देखिए यहाँ पर 1 2 का मतलब हो गया दूसरे के द्वारा पहले पर, और 2 1 का मतलब हो गया पहले के द्वारा दूसरे पर। तो ये हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान r स्क्वायर इंटू स्मॉल r कैप 2 1। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। ये सदिश रूप है जब दोनों आवेश समान प्रकृति के हों, दोनों आवेश समान प्रकृति के हों, तो उसके लिए ये डायग्राम है जिससे हमने समझा, ये छोटे से संकेत के बारे में देखा हमने, और ये सदिश रूप है। यदि आपसे पूछा जाता है कि सदिश रूप लिखिए और दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं, तो समान प्रकृति का मतलब हुआ वो प्लस प्लस हैं, तो माइनस माइनस भी हो सकते हैं। एक चीज नोट रखिएगा, यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं, नोट माइनस Q1 व माइनस Q2 के लिए भी यही प्रक्रिया होती है। तो
यदि आपसे आपके दिमाग में ये बात आ जाए कि सर ये प्लस प्लस तो है, ठीक है, समझ में आ गया, माइनस माइनस होगा तो क्या होगा, तो आप ध्यान दीजिए कि अगर माइनस माइनस होगा तब भी एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, और प्रतिकर्षित करेंगे तो मतलब सारी बातें तो यही रखी जाएंगी। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि -Q1 व -Q2 के लिए भी यही प्रक्रिया होती है। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो बहुत बड़ी ना हो जाए, आप बोर ना हो, उसके लिए हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। और हाँ, इससे पहले की वीडियो में हमने आपको 2 क्वेश्चन दिया था, कुछ कमेंट्स आए हैं और कुछ नहीं आए हैं, तो चलिए देखिए हम उसका आंसर बता देते हैं, उसको सॉल्व कैसे करेंगे। पार्ट 1 में पहला क्वेश्चन दिया गया था कि किसी चालक पर 10⁻⁻12 कूलाम का धनावेश उत्पन्न करना है, तो यह बताइए कि कितने इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे या कितने इलेक्ट्रॉन डालने होंगे। तो कहने का मतलब हुआ कि आपसे पूरा आंसर पूछा गया था और कमेंट में जो भी आया है पूरा आंसर नहीं आया है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन था कि किसी चालक पर 10⁻12 कूलाम का धनावेश उत्पन्न करना है, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे या डालने होंगे। तो धनावेश उत्पन्न करना है, धनावेश उत्पन्न करने का मतलब आपको एक आंसर मिला, इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे, निकालने होंगे। एक आंसर यह है कि इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे, क्योंकि आपको पता है धनावेश तब बनता है जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, तो कमी होगी तो निकलेगा, तभी तो कमी होगी। चलिए अच्छा आगे देखिएगा, आपको क्या दिया है, आपको दिया था q = 10⁻⁻12 कूलाम, और आपको ज्ञात करना था n = क्वेश्चन मार्क। तो चलिए हम फार्मूला आपको बताए थे किस सूत्र पर इसको लगाएंगे। q = होता है n × e, अब इसी पर हम रख देंगे। तो यहाँ देखिएगा आपको n का मान ज्ञात करना है, हम लिख सकते हैं n = q/e। तो यदि आप इसको हल करते हैं तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा q का मान देखिए दिया 10⁻12, और आपको पता है e का मान होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। तो हल करने का विशेष एक नियम, एक तरीका, 10⁻12 10⁻19, ऊपर नीचे दोनों 10 की घात के मान है और चिन्ह समान है, इसलिए इनको हम काट सकते हैं। तो 10⁻12 10⁻19 में से कट के निकल जाएगा, तो आपको पता है कितना बचेगा, 10⁻7 बचेगा। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे। जब आप ऊपर ले जाएंगे तो आप इसको लिख सकते हैं 1 × 10⁻+7 हो जाएगा। आपको हमने बताया है इससे पहले के वीडियो में कि ये जब घातें ऊपर जाती हैं तो इनके जो चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस हो जाता है। नीचे लिखेंगे 1.6, और देखिए नीचे आपका दशमलव है और भाग करना है आपको। अब भाग करने का मतलब हुआ कि दशमलव हटना चाहिए। अब दशमलव हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 10 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि दशमलव हटाने का मुख्य जो है हमें यही ध्यान देना होता है कि नीचे दशमलव ना रहे। तो हम 10 से गुणा कर देंगे, दशमलव हट जाएगा। हम लिख सकते हैं 10 × 10⁻7 / 16। अब और सरल करना चाहते हैं आप, इसको काट सकते हैं, 2 से काट दीजिए, 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16। अब एक बात यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ऊपर 5 × 10⁻7 और नीचे हो गया 8। अब क्या करना है आपको, आगे आप लिख सकते हैं 5 × 10⁻7 / 8। 5 में आप 8 से भाग करेंगे, भाग तो जाएगी नहीं, लेकिन उसके बगल में ढेर सारा जीरो है, उसी में से एक जीरो ले लीजिए। जब आप जीरो ले लेंगे तो हो जाएगा 50 × 10⁻6 / 8। अब तो भाग जाएगी। तो अब भाग जाएगी कितनी बार, आप काट सकते हैं, 8 × 6 = 48, 2 बचेगा, दशमलव लगा देंगे, 8 दूनी 16, 4 बचा, 8 × 5 = 40। तो आपको मिल गया 6.25 × 10⁻6। ये रहा आपका आंसर, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन आपको निकालने होंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए
दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या था, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, किसी चालक पर 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। पूछा गया था बताइए कि उस पर आवेश कितना होगा और उसकी प्रकृति क्या होगी। तो उसमें दिया गया था n बराबर 10 की घात 9 और कहा गया था कमी है। कमी है का मतलब चार्ज कैसा होगा, तो चार्ज की प्रकृति जो होगी, आवेश की प्रकृति अगर आपसे पूछी जाए तो आवेश की प्रकृति कैसी होगी, धनात्मक होगी। ठीक, कमी है। अब आपसे पूछा जा रहा है क्यू बराबर कितना होगा, तो क्यू ज्ञात करने के लिए वही फार्मूला क्यू बराबर एन इंटू ई लगा देंगे। एन का मान कितना है, 10 की घात 9। और इसके बाद आगे देखिएगा, आप जब मान रखेंगे स्मॉल ई का, तो ये धनावेश की बात की जा रही है, प्रकृति धनावेश है मतलब कमी है, तो कमी के लिए प्लस 0.6 गुणे 10 की घात -19। और हल कर दीजिए आप, और हल कर देंगे। देखिए ये 10 की घात 19 माइनस में 10 की घात 9 प्लस में है, इनका जब गुणा होगा तो गुणा में घातीय चिन्ह के साथ जुड़ती हैं, आपको मिलेगा 1.6 गुणे 10 की घात 19 से 9 निकल गया -10, और इसका मात्रक होगा कूलाम। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो अब वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते आज इस सेशन में भी हम आपके लिए 2 क्वेश्चन छोड़ के जाते हैं, जिनका जवाब आप कमेंट में दे सकते हैं और उसका जवाब हम आपको अगली वीडियो में देंगे। तो ये रहे वो 2 क्वेश्चन जिनका जवाब आप कमेंट में दे सकते हैं। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है। तो इसी के साथ